आपको हैरानी होगी कि हम 1/3 तकरीबन 28 से 30 हम फौज में हैं और सब अच्छे रैंक से रिटायर। आप भी, आपके भाई भी फौज में थे? हाँ जी, हाँ जी, भाई भी फौज में थे, मेजर महेंद्र दहिया, और बेटा भी फौज में है, और अभी एक बेटी भी जो है कैप्टन हर्षिता दहिया, वो भी फौज में है। वो वहाँ पे घरों के नीचे ट्रैप डोर होती है, खोलने से नीचे छिपने के लिए, तो शक हुआ तो उन्होंने ऐसे खोला, तो जैसे खोला वो फायर खुला तो सीधा एक गोली हाथ में लगी, बस ऐसे ही होता है। तो कुपवाड़ा में जब इनकी पोस्टिंग हुई तो जैसे हम बात करें कि इन्होंने कई ऐसे ऑपरेशन किए जिसमें इन्होंने कंपनी के साथ मिलके कई आतंकवादियों को भी ढेर किया। एक बार उसने मुझे बताया था कि मुझे फ़ोन आया इसका कि आपको कोई टेररिस्ट का फ़ोन आया था, आपको हम देख लेंगे, जैसे वो धमकी देते हैं ना, तो कहता है मेरे को वो हंसी आ गई क्या देखेगा मेरे को। तो हमेशा हिट लिस्ट में रहते थे, तो उनको धमकियां देते रहते थे? हाँ, वो आती रहती थी उनको, बट ये तो काम है उनका। कितनी गोलियां लगी थी उनको? देखिए, गिनने में 1 2 3 4 8 कम से कम 10-12 गोलियां लगी थी। 10-12 गोलियां लगी थी उनको? लगी होंगी, ज़्यादा ही होंगी। मैंने एक्चुअली बॉडी जब आई थी तो हम श्राउड में थी, मैंने पूरी खोली नहीं। आओ झुककर करें उन परिवारों को सलाम जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब है वो परिवार जिनका खून देश के काम आता है। ऐसा ही एक परिवार जो कि शहादत के लिए एक मिसाल बन गया है। पहले भाई और फिर बेटा, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। जय हिंद चंद्रकांत सूद जी, आपके पूरे परिवार ने देश की सेवा की है और आपने भी रिटायर ब्रिगेडियर हैं। देश की सेवा करना आपके पूरे परिवार के जज्बे में है, तो आपने सेना में आना क्यों पसंद किया? हमारे घर में मेरे पिताजी भी कुछ समय के लिए, उस समय आज़ादी के बाद एयरफोर्स में काफ़ी रिक्रूटमेंट हो रही थी, उनने, मेरे ताया जी ने और गांव के कई लोगों ने एयरफोर्स के लिए ज्वाइन किया था। पिताजी तो कुछ समय बाद वापस आ गए और फिर वो यहाँ पे पंजाब में सरदार प्रताप सिंह खेरों के साथ काम करते थे। उस समय ये पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा, जो आज जाना जाता है, देश का पहला सैनिक स्कूल बनाया गया था और अच्छा स्कूल बनाया गया था, और उनको इसकी जानकारी थी तो उनने भी मुझे वहाँ डाल दिया। प्रारंभिक पढ़ाई तो मेरी शिमला में थी, बट 5th क्लास से 11th तक पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा, जो उस समय स्टार्ट हुआ था सैनिक स्कूल, और काफ़ी बच्चे वहाँ से एनडीए के लिए जाते थे। सन 1966 से वहाँ पे एनडीए के तकरीबन 10, 12, 15 बच्चे हर साल जाते थे। और इसके साथ एक और भी है कि मैं स्कूल में एक स्कॉलरशिप पे था, और उस स्कॉलरशिप का एक क्लॉज था कि वो स्कॉलरशिप का अमाउंट वापस करना पड़ेगा अगर मैं रक्षा एकेडमी नहीं ज्वाइन करूं या देश की सेवा के लिए ना अग्रसर हूं। खैर वो तो अलग बात है, बट था जज्बा कि भी जाना है। यहाँ तक कि मेरा एडमिशन हो गया था, यहाँ प्री मेडिकल होती थी उस समय डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में। एक हफ्ता वहाँ भी मैंने क्लासेस अटेंड की, बट जैसे ही एनडीए का कॉल आया मेरा जुलाई 1977 में, तो वो सब छोड़ के हम वहाँ चले गए। मेरे साथ के स्टूडेंट्स जो थे, आउट ऑफ अराउंड 80-82 थे हम। आपको हैरानी होगी कि हम 1/3 तकरीबन 28 से 30
हम फौज में हैं और सब अच्छे रैंक से रिटायर। आप भी, आपके भाई भी फौज में थे? हाँ जी, हाँ जी, भाई भी फौज में थे, मेजर महेंद्र दहिया, और बेटा भी फौज में है, और अभी एक बेटी भी जो है कैप्टन हर्षिता दहिया, वो भी फौज में है पिछले 6 साल से। वो भी अभी फॉरवर्ड एरिया में तैनात है, नॉर्थ ईस्ट में, असम में। तो इनफैक्ट ये जज्बा एक तरीके से आज ही का नहीं है हमारे, हम बेसिकली राजस्थानी हैं जो हिमाचल में सेटल हो रखे हैं, और ओरिजिनल रूट्स हमारी जो है वो मेवाड़ मारवाड़ साइड की है जी। वहाँ के लोग तो आपको पता ही है, बहादुरी में और शूरवीरता में जाने माने रहते हैं। जी 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 जी। और एक तरीके का खून जो उनका होता है वो थोड़ा गर्म होता है। तो हंसने की बात यह है कि किसी भी और संस्था में अगर हम जाते हैं तो हम टिक नहीं पाते हैं, जबकि ऐसे क्षेत्र में जहाँ आप उबलते खून वाले हो तो आप कुछ कर सकते हो। जी 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 जी। और तो आपके भाई की पहले शहादत हुई, हाँ जी, उन्होंने शहीद हुए, वो कैसे शहीद हुए थे? देखिए जी, 1995 में अनंतनाग जिले में, वो वैसे तो 18 मद्रास के थे, नई आरआर रेज हुई थी उस समय 1994 में, 93-94 में, राष्ट्रीय राइफल्स। तो पहली आरआर बटालियन में उनकी डेपुटेशन हुई थी 93 में, शादी के 6 महीने के अंदर। और 29 जनवरी 95 को एक ऑपरेशन में, ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद उनको शक हुआ कि वो शायद मिलिटेंट घर के अंदर ही है। ऐसा होता है ना, सिक्स सेंस, जो मिलिट्री जज्बा होता है उनका, कुछ है गड़बड़। तो वो फिर गए घर के अंदर देखने के लिए कि भी है तो नहीं कहीं। तो वो वहाँ पे घरों के नीचे ट्रैप डोर होती है, खोलने से नीचे छिपने के लिए। तो शक हुआ तो उन्होंने ऐसे खोला, तो जैसे खोला वो फायर खोला तो सीधा एक गोली हाथ में लगी, बस ऐसे ही होता है। तो MS दहिया जी की शहादत के बाद आपने अपने ही बेटे को फिर दोबारा आर्मी ज्वाइन कराई। देखिए, तो ऐसा है एक कि दिमाग में नहीं आया कि मैं अपना देखो, बेटा भी शहादत के लिए मेरा तो मानना था कि उसको बहुत लायक था, हर चीज़ में अच्छा था, और एनडीए ज्वाइन करने के लिए एक ही चांस था उसका, उम्र की वजह से क्रॉस कर जाता अगर नहीं ज्वाइन करता। बट बच्चे का जब से उसने होश संभाला था, उसका एक ही शौक था, उसकी माताजी का भी और उसका भी, फौज में जाना है, एनडीए के थ्रू जाना है। अब बच्चा उम्र भर वही तैयारी करता है कि मैंने एनडीए में जाना है, फौज में जाना है, ये करना है, तो माइंड सेट हो गया उसका। अब मैं तो माना जाए तो इस हक में नहीं था कि काबिल बच्चा था और बहुत कुछ कर सकता था, बट उसने देश की सेवा करना ही अपना पसंद, उसका मतलब, हाँ, फौज में जाना है, देश की सेवा, वो जज्बा था उसमें कि मैं देश की सेवा करूंगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, देश की सेवा करना है, फौज में जाना है। और माताजी का भी उसका यही था कि वो एनडीए जाएगा। और इनफैक्ट घर में वही बात रहती थी कि भी कभी कभी माँ बेटे की लड़ाई होती है ना, जैसे अमूमन होती है 14-15 साल की उम्र में, तो उसको डांट देती थी कि तू बड़ा हो, फौज में जा, फिर तू सुबह उठ के गुड मॉर्निंग मैम बोलेगा, मेरे को सलूट करेगा, फिर तेरे को खाना मिलेगा। शुरू से ही जज्बा था, सेवा करने का जज्बा था उनमें। तो जब एनडीए क्लियर किया तो उसके बाद उनको कौन सा कंपनी मिली और उनकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई? अच्छा, एनडीए के बाद तो आईएमए आते हैं, आईएमए के बाद कमीशन होते हैं। कमीशनिंग के टाइम पे उसकी चॉइस जो थी, मतलब आर्मी में भी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, वो इंजीनियर्स में जाना चाहता था। पहले तो उसका चॉइस था स्पेशल फोर्सेस का, बट घुटने में चोट की वजह से वो स्पेशल फोर्सेस नहीं ऑप्ट कर पाया, जबकि उसने एनडीए में ही अपने पैरा जंप्स कर रखे थे और बाकी भी कई शुरू से ही वो चाहते थे कि मैं फ्रंट लाइनर रहूं और स्पेशल कोर्सेज में रहूं। हाँ, फ्रंट लाइनर का भी, अब जैसे आपने एक तो मुझे याद आया, इसका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो एनडीए के रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू होता है जी, वो भोपाल में था। उस समय ये नाभा में था और हम सिलीगुड़ी में थे। उस समय डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट घर पे थे मेरे पास। तो मैं सिलीगुड़ी से आया और ये यहाँ से भोपाल पहुँचा, ट्रेन के साथ स्टेशन पे मिले हम।
तो स्टेशन पे बस आती है इनको ले जाने के लिए। तो ये बड़ा बना हुआ ना, टाई लगाई, सफ़ेद शर्ट, काली पैंट, और वो जो इंचार्ज आया हुआ था हवलदार जी इनको ले जाने, उसने बोला एक बच्चा चढ़े ऊपर। तो ये सबसे पहले बस पे चढ़ गया, सबका सामान ऊपर चढ़ाया। मेरे को हंसी आ रही थी। नीचे उतरा, सारे कपड़े काले, और अंदर बस में घुसा तो बैठने की जगह नहीं। तब इसको मैंने कहा बेटे इनिशिएटिव ठीक है, बट इतना भी मत करो कि नहीं डैड किसी को तो चढ़ना था। मतलब फ्रंट लाइन, शुरू से ही फ्रंट लाइनर उनका था, लीडर टाइप, लीडर। हाँ, बॉर्न लीडर जो बोलते हैं ना, हर तरीके में बॉर्न लीडर था। लीडर बहुत ज़्यादा थे वो, लीडर बहुत। थे और कुछ करना चाह रहे थे। तो जब उनकी पोस्टिंग हुई पहली, हाँ जी, जब आप बता रहे हैं कुपवाड़ा में, वो कब गए थे? कुपवाड़ा में तो बाद में गए थे। पहली पोस्टिंग उसकी कमीशन होने के बाद 19 गार्ड्स में कमीशन हुआ था, जम्मू में गया था। जम्मू थी यूनिट उस समय। और फिर ऐसा होता है फौज में पहले 3-4 साल कमीशनिंग के बाद ना कोर्सेज बड़े होते हैं, यंग ऑफिसर्स कोर्स होता है। अब ये क्योंकि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री मानी जाती है गार्ड्स, इनको इन्फेंट्री के यंग ऑफिसर्स कोर्स करना होता है 3 महीने का, और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का भी 8-9 महीने का कोर्स होता है। तो 1 साल उस ट्रेनिंग में रहे। इस कंपनी की खासियत क्या होती है? इस वाले की 19 गार्ड्स की, जी 19 गार्ड। 19 गार्ड्स जो है ये एक तरीके का स्पेशलिस्ट यूनिट माना जाता है। इसका रेकी एंड सपोर्ट बोलते हैं। रेकी एंड सपोर्ट का मतलब है रिकॉनेसेंस और सपोर्ट। और सेना इनको जो दुश्मन के टैंक या ऐसी गाड़ियां आती हैं जो हमारे देश में घुस सकती हैं तेज रफ्तार के साथ, उनको अर्ली वार्निंग डिटेक्शन, मतलब रेडार होते हैं, दूर से इनका जानकारी ले लेते हैं, और फिर टैंक भेदी, उनको टैंकों को तबाह करने के लिए इनके पास मिसाइलें होती हैं। तो ये लड़ाई में भी अग्रसर रहते हैं, उस तरीके से आगे रहते ये हैं। सबसे पहले जाके रेक्की भी करते हैं, हाँ, और रेक्की अगर भी। कोई टैंक आता है तो उसको मिसाइल से उड़ाते भी हैं। हाँ, उड़ाते भी हैं। तो सबसे पहले सबसे आगे हाँ, ये रहते हैं। ये रहते हैं। तो इसीलिए इन्होंने ये 19 गार्ड को चूज किया है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, इनको चूज़ किया गया है। मैं बताता हूँ उसकी भी कहानी। जब आईएमए में थे ये पहले 10 कैडेट में थे जी। रैंकिंग में। अब वो पहले 10 कैडेट को चॉइस मिलती है जिसमें जाना चाहते हैं। तो इसकी चॉइस थी इंजीनियर्स। अब वहाँ के जो कमांडेंट थे उस समय, जो प्रिंसिपल मान लो कॉलेज के, वो जनरल मानवेंद्र सिंह, मैं जानता था उनको अच्छी तरह, वो भी गार्ड्स के थे। जी। और वो गार्ड्स में अच्छे ऑफिसर को लाना चाहते थे, तो इसलिए उनको ज़बरदस्ती उनने गार्ड्स में लिया था। उनको लगा कि ये हमारा हाँ। बेस्ट हाँ, जवान बनेगा। बेस्ट को उसको मेडल भी मिला था ना आईएमए में, जी जी जी। बेस्ट इन सर्विस सब्जेक्ट्स का। जी वो मेडल भी उसको बोलते हैं ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स मेडल, वो बेस्ट इन सर्विस सब्जेक्ट्स। जी। तो वो मेडल उसको मिला था बिकॉज उसका प्रशिक्षण के दौरान सबसे बेस्ट कैडेट रहा था वो। जी जी। तो फिर इनकी पोस्टिंग कुपवाड़ा में कब? हाँ, वो मैं बताता हूँ। वो कोर्सेस करने के बाद इनका यूनिट फिरोजपुर चला गया। फिरोजपुर भी ये यूनिट को लेके गया था। वहाँ उसने 2-3 महीने काटे होंगे। फिर उसको यहाँ देहरादून में जो जीओसी होती है ना, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, जी जी उनका एडीसी बना के भेजा गया 1 साल के लिए, जी। क्योंकि अच्छा ऑफिसर था। तो वापस आने पर यूनिट में जूनियर कमांडर कोर्स करने के बाद कुपवाड़ा इनकी पोस्टिंग आई थी मार्च 2018 में, 5 मार्च 2018 को आई थी, और तब से ये कुपवाड़ा में थे। कुपवाड़ा में जब इनकी पोस्टिंग हुई, तो जैसे हम बात करें कि इन्होंने कई ऐसे ये ऑपरेशन किए जिसमें इन्होंने कंपनी के साथ मिलके कई आतंकवादियों को भी ढेर किया उस समय। देखो, बात कम करता था वो, मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। बाय नेचर वो बोस्टिंग टाइप नहीं था। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुझे अभी पता चल रहा है कई चीज़ें जो पहले पता नहीं थी। जब उसके कागज़ निकाल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि उसने 16,000 फुट का पहाड़ चढ़ा हुआ है 17 साल की उम्र में। वो अभी कागज़ निकाल रहा हूँ तो पता चल रहा है। अगर उसने ऐसा कुछ किया भी होगा तो बताने वाला नहीं था, क्योंकि उसका ये था कि मेरे को ये भी पता है कि जब कभी बात होती थी तो वो ये कहता था कि ये बच्चे मिसगाइडेड हैं और हम यही उम्मीद रखते हैं कि ये मेन स्ट्रीम में आ जाए। अच्छा, हम मारना नहीं चाहते इनको। ऑपरेशन के दौरान भी उनके दिमाग में ये हाँ। होता था कि ये भटके हुए लोग हैं, हाँ जी, हाँ। इनको मैं सही रास्ते पे हाँ लेके जी, आना हाँ जी। चाहता हूँ। मतलब मारने की बजाय बचाने की कोशिश थी।
हमेशा उनकी ये रहती हाँ। थी कि ऑपरेशन के दौरान भी मारा कम जाए और अगर वो सही रास्ते में आते हैं तो उनको सही रास्ते पे लाया जाए। और इसका मिसाल ये है कि 2019 में जब वहाँ पे इलेक्शंस हुए पंचायती, तो इसके इलाके में सबसे पीसफुल इलेक्शंस हुए थे और इसने सुपरवाइज किए थे। कई लोगों को जानकारी नहीं है कि जब आर्मी ऐसे एरियाज़ में ऑपरेट करती है तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो होती नहीं है, सारी प्रशासन जो होती है वो फौज की होती है। तो उस इलाके में जहाँ इसका जाकल दौर नाम का गांव है, इसकी कंपनी ऑपरेटिंग बेस जाकल दौर में थी। तो जाकल दौर का जो इलाका था जहाँ पे पंचायत इलेक्शंस हुए थे, अभी तक सब लोग इसको याद करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कल भी वहाँ से एक लड़के का फ़ोन आया कि अंकल मेरे को अनुज भैया के नाम से कुछ आपको याद करने के लिए आना है देने। उसके नाम से अभी भी वहाँ पे वॉलीबॉल टूर्नामेंट रखते हैं हर साल उस इलाके में। 1 मई 2020 क्या ऑपरेशन था उस समय? ये ऑपरेशन जो आपने पूछा है, ये ऑपरेशन तो स्टार्ट हो गया था 29 अप्रैल को, जहाँ इनको इन्फॉर्मेशन मिला था कि कुछ मिलिटेंट्स फॉरेन आपके इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं। तो एरिया स्पेसिफिक था, पिन पॉइंट नहीं था। तो सर्च स्टार्ट हो गई थी, कई यूनिट उसमें इन्वॉल्व थे। और पहली को इनके साथ कांटेक्ट हुआ जो मुझे जानकारी है, और उस कांटेक्ट में फायरिंग हुई है, बट वो फायर की आड़ में मिलिटेंट भाग लिए और इनने अपनी फायर इसलिए रोक दी बिकॉज वो क्रॉस फायर में सिविलियंस को हार्म ना हो। तो एक तरीके का मिस कांटेक्ट बोलते हैं उसको। कांटेक्ट हुआ बट वो ना मिलिटेंट बर्बाद हुए, ना मतलब कोलेटरल डैमेज भी नहीं हुआ है, सिविलियन भी बचा लिए उसने। जी जी जी। और उसके बाद वो भाग लिए आड़ लेके, जंगल था, जंगल के एरिया से। और ये ऑपरेशन फिर रिज्यूम हुआ था अगले दिन कुपवाड़ा में ही, ये हाँ उसी गाँव, मतलब जहाँ वो जंगल खत्म होता है। जंगल खत्म होने के बाद पहला गांव चांदी मुल्ला नाम का गांव है, वो मिलिटेंट उस अगले दिन, रमज़ान का दिन था, ईद चल रही थी, रमज़ान का दिन था, तो एक घर में घुस के बैठ गए थे वो। तो पहली ऑपरेशन की जानकारी तो इनको मिलती है जेके पुलिस को, और ये जॉइंट ऑपरेशन था। जॉइंट ऑपरेशन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन आती है पुलिस को लोकल से, क्योंकि इस ऑपरेशन में अगर आपने देखा होगा एक जेके पुलिस का काजी नाम का सब इंस्पेक्टर भी शहीद हुआ था इनके साथ। जी जी जी। ये 5 शहीद थे जी। कर्नल आशुतोष इनके कमांडिंग ऑफिसर, मेजर अनुज, 2 इनके पर्सनल बॉडीगार्ड जो थे, एक सीओ का एक इसका, और वो शकील काजी सब इंस्पेक्टर जेके पुलिस का। जी जी जी। तो सबसे पहले मौके पे तो काजी पहुंचा था। ये 2 मई की बात है। ये 2 मई की बात है। जब खबर मिली है कि वहाँ पे मिलिटेंट हैं, तो पुलिस का काजी सबसे पहले वहाँ पहुँचा है, और उसकी कंफर्मेशन के बाद सीआरपीएफ ने बाहर का घेरा बांधा है। जी। तो जॉइंट ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और फौज, आर्मी, ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं। ये जॉइंट ऑपरेशन में आपने देखा होगा कि जब कंफर्मेशन मिला 11 बजे पुलिस वाले पहुँच के, 12-1 बजे तक सीआरपीएफ ने घेरा बांध लिया। ये अभी भी जंगल में था, अनुज और इसकी पार्टी जो थी वो जंगल में थी। तो इनके सीओ ने इसको बुला के फर्स्ट कांटेक्ट के लिए भेज दिया, नज़दीक था, गाड़ियाँ भेजी, वो उसमें जाके इसने घेरा बांध दिया और कंफर्म कर दिया कि मैं अब पहुँच गया हूँ, ये घर है, और मुझे कांटेक्ट ऑर्डर्स दीजिए। उसके बाद क्या हुआ ये तो अभी ऊपर वाले जानते हैं, बिकॉज ये 5 लोग जो मेन ऑपरेशन में थे, कोई भी नहीं है बताने के लिए। बट ये है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल था, जो मिलिटेंट थे वो मारे गए थे। कितने मिलिटेंट मारे गए थे? जो मेरी जानकारी है 2 थे उसमें। एक हैदर नाम से फॉरेन मिलिटेंट था, पाकिस्तानी या अफगान था मालूम नहीं, और एक लोकल मिलिटेंट था। और जो मुझे बताया जाता है, ये जो हैदर था एलईटी का बहुत, एक जैश ए मोहम्मद एलईटी में इनका जैसे हमारी शाखाएं होती है ना, इनके वो होते हैं ब्रांचेस, तो तंजीम बोलते हैं, तंजीम। तो ये जो हैदर है बहुत सारी तंजीमों के साथ जुड़ा हुआ था, और इतना खतरनाक टेररिस्ट था कि सुनने में आता है उसने 18 या 19 बार पहले जैसे घेरा लगा है तोड़ के भागा हुआ है।
तो ये बहुत डेडली टेररिस्ट था। ये भी बताया जाता है कि जो अनुज जी थे वो काफी देर से वहाँ ऑपरेशन में बहुत एक्टिव रहते थे। हाँ। और उनके टारगेट पे भी थे ये काफी देर से। एक बार उसने मुझे बताया था कि मुझे फ़ोन आया इसका कि आपको कोई टेररिस्ट का फ़ोन आया था, आपको हम देख लेंगे, जैसे वो धमकी देते हैं ना। तो कहता है मेरे को वो हंसी आ गई क्या देखेगा मेरे को। तो ऐसे ही उसके सीओ को भी काफ़ी धमकियाँ आती थी और पुलिस वाले भी इनको वार्न करते रहते थे कि भी आपके खिलाफ साजिश हो सकती है। उनकी हिट लिस्ट में रहते थे। एक तरीके से जब भी कोई, देखिए कोई भी ऐसा काम करेगा तो हिट लिस्ट में तो रहेगा। तो हमेशा हिट लिस्ट में रहते थे, तो उनको धमकियां देते रहते थे। हाँ, वो आती रहती थी उनको, बट ये तो काम है उनका। कितनी गोलियां लगी थी उनको? देखिए गिनने में 1 2 3 4 8 कम से कम 10-12 गोलियां लगी थी। 10-12 गोलियां लगी थी उनको उस समय। लगी होंगी, ज़्यादा ही होंगी। मैंने एक्चुअली बॉडी जब आई थी तो हम श्राउड में थी, मैंने पूरी खोली नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो वुंड्स का इंडिकेशन है उसमें 10-12 का जिक्र था। आपको कब पता लगा उनकी शहीदी के बाद? मुझे पता लगा था 3 तारीख को सुबह तकरीबन 8:15 बजे। हम घर बना रहे थे, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो मैं तो 8 बजे आ जाता हूँ वर्किंग स्टार्ट कराने के लिए। ये घर है। कितनी देर हुई थी उनकी शादी को? शादी को उनकी सितंबर 2017 में शादी हुई थी। उसके बाद मार्च 2018 में अप्रैल चला गया था। 2 साल 4-5 महीने। अभी 2 साल 4-5 महीने ही शादी को हुए थे। तो आपको सुबह 8 बजे फोन आया? किनका फोन आया? मेरे को 8:15 बजे फ़ोन नहीं आया। मैं बता रहा था ना कि हम यहाँ मैं कंस्ट्रक्शन करा रहा था और मैं यहाँ रहता था, ये 38 में। ये मेरे क्लास फेलो हैं कर्नल संधू जी। इनकी फर्स्ट फ्लोर पे रहता था। सोशल मीडिया पे संधू को एक क्लास फेलो ने इन्फॉर्म किया, टिवाना, राजनदीप टिवाना, यार नाम तो उसी का लग रहा है, चेक कर। तो मेरे को फ़ोन आ गया, यार आजा चाय पीने में। की गल होगी सवेरे सवेरे, बेअंत की गल होगी? कहना नहीं आजा चाय पीने। तो मैं गया तो बैठा हुआ सी बेअंत। कहता ही टेल्स मी, ही सेज इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड बट तेरे बेटे का नाम अनुज है। हाँ। कहता न्यूज़ इज़ नॉट गुड। मैं क्या ठीक है देखते हैं की हैगा। एक्चुअली होया किसी पहले दिन सैकेंड नूं मैं कोई 11 बजे ना, ये दहिया साहब की वाइफ हैगी ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ जी। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਅਨੁਜ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ देयर इज समथिंग ਰੋਂਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਕੋਈ 11 ਵਜੇ 11:40 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿ ਆਲ ਵੈਲ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ऑपरेशन सीगा कोई कम्युनिकेशन नहीं सी कि कहना डैड मिस कॉन्टैक्ट लुकिंग फॉर द गाइज। ये 11:42 की गल हैगी, 2 तारीख थी। वो उनका लास्ट मैसेज? हाँ, लास्ट मैसेज मेरे साथ था। और ये जो मैंने बाद में फ़ोन आया तो उसमें जो कुछ रिकॉर्डिंग मिली थी, बट लास्ट मैसेज उसका मेरे को 11:42 के आसपास व्हाट्सएप पे आया था कि मिस कॉन्टैक्ट हुआ है, हम बंदों को ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा बंदों को ढूंढ रहा था, इतना तो पता था मेरे को, बट ये वारदात हुई है। अच्छा, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता जी, बट वो शाम को 5 बजे से बताते हैं कि सोशल मीडिया पे ये ऑपरेशन का काफ़ी चल रहा था जी, कि ये अंदर हैं बाहर हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, काफ़ी चीज़ें ऐसी बाद में सुनने को आ रही थी। तो सुबह 8 बजे मुझे पता चला, कंफर्मेशन ऐसे हुआ कि यहाँ पे हमारे स्कूल के एक जनरल आर्मी कमांडर रह चुके थे यहाँ, जनरल सप्रू। तो बेअंत ने, कर्नल संधू ने उनको फ़ोन किया कंफर्म करने के लिए। उनको भी खबर मिली हुई थी, तो फिर उनसे मेरी बात हुई, फिर उनने मुझे कंफर्म किया। उनके कंफर्म होने के बाद फिर यूनिट के तरफ से भी मेरे को कॉल आ गई थी, तकरीबन 8:30 बजे अगले दिन। कैसा था वो पहला रिएक्शन पूरे परिवार का? अब देखिए, रिएक्शन में तो मुझे सबसे पहले तो ख्याल उसकी वाइफ के लिए आया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस तो देखा जाए तो उसका है। अब जी, इतनी छोटी उम्र में
25 साल की शादी हुई थी, 28 साल की हुई नहीं थी अभी तक, बच्चे भी नहीं हैं आगे। जी। अगर तो बच्चे होते तो कुछ हौसला मिल जाता। तो पहला रिएक्शन तो वही था कि उससे बात करूं, क्या है उसका। फिर वो प्रैक्टिकल माइंड है ना फौज की, कि भी बाकी छोड़ो, अब तो हो गया जो होना है, आगे की सोचते हैं क्या करना है, कैसे करना है। फिर सवाल उठे, पूछा मेरे से गया कि भाई क्रिमेशन कहाँ करनी है। ऑफिशियल एड्रेस उसका पूना का था। अब पूना का, मैंने कहा पूना नहीं जा सकता कोई। जी। और वाइफ इसकी धर्मशाला की है, वो धर्मशाला अपने पेरेंट्स के पास गई हुई थी, वो भी वहाँ फंस गई लॉकडाउन की वजह से। जी। 18 तारीख मार्च की इनकी बुकिंग थी जाने की हमारे यहाँ से होते हुए, जी। बट वो कैंसिल हो गया, फिर वहीं फंस गई वो। अब धर्मशाला भी बॉडी को ले जाना वॉज नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। जी। तो वही सोल्यूशन निकला कि मेरे को लास्ट राइड्स करनी है तो यहीं पे करानी पड़ेंगी। फिर उनको कैसे लाना है यहाँ पे, यूनिट को इन्वॉल्व किया। फिर संयोगवश जो धर्मशाला में योल कैंप है, वहाँ के जो जनरल साहब एक मेरे क्लास जूनियर थे, जन नजर, तो उनको फ़ोन किया मैंने कि भी इनको अब भिजवा दीजिए। तो फौज का ये सिस्टम होता है कि वो ऑर्गेनाइज करा देते हैं। तो अगले दिन बॉडी आनी थी 4th को। जी। पहले भाई फिर बेटा, अगर वो एक बेटा होता तो उसको फौज में भेजते आप? पक्का भेजते, क्यों नहीं भेजते। अभी बेटी भी फौज में है, वो भी, उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग एंड दिलचस्प है। वो MBA कर रही थी, और MBA भी कहाँ से कर रही थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएट है SRCC BA इकोनॉमिक ऑनर्स की, तो अच्छे कॉलेज से इको ऑनर्स करके फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो सबसे पहले IIM से भी पहले बना हुआ है, उसमें अपनी MBA कर रही थी वो। 4 महीने MBA करने के बाद वो उसने फौज ज्वाइन किया। अभी नेशनल शूटर है वो, फौज के बदौलत मेडल लेके आती है, पूरे देश का नाम रोशन करती है। गर्व है आपको पूरे परिवार पे? बहुत गर्व है, बहुत ज़्यादा गर्व है। इनफैक्ट हमारा परिवार तो ट्राई सर्विसेज है, क्योंकि हम आर्मी के हैं। जो अनुज की वाइफ थी, उसके फादर नेवी के थे। जी। और जो मेरी बड़ी बेटी है, उसके हस्बैंड के फादर एयरफोर्स के थे। तो तीनों सर्विसेज के हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का लिंक है परिवार में। शायद कम ही परिवार होंगे जिनमें ऐसा होगा। और ऊपर से 2 शेर जो हुए जंग में ढेर, तो घर तो देश के लिए शहादत दी है उन्होंने। हाँ, देश के लिए, समाज के लिए, कौम के लिए, सबके लिए नाम अपना रोशन तो कर गए हैं। साथ में ये देखिए, कहने के लिए आसान लगता है, बट बहुत जिगरा चाहिए होता है इसके लिए। ऐसे काम के लिए जिगरा बहुत चाहिए। MS दहिया जी को सेना मेडल, हाँ जी, मरणोपरांत मिला। हाँ जी। और अनुज सूद जी को शौर्य शौर्य हाँ चक्र जी। मरणोपरांत मिला। हाँ जी। ये मान है पूरे परिवार के लिए। इससे ज़्यादा मान ये है कि अब मिसाल के तौर पे अनुज के टाइम से, मैं महेंद्र के टाइम इसलिए नहीं कह सकता, उस समय बहुत चीज़ें अलग थी। उस समय इतना मान सम्मान और इसकी बात कम ही होती थी, और समाज में इतनी जानकारी भी नहीं होती थी। सोशल मीडिया नहीं होता था, तो लिमिटेड होता था गांव में जी। या 4-5 फैमिलीज जो। अब अनुज के टाइम में सोशल मीडिया का प्रभाव इतना है कि इसकी वजह से कई बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऊपर से जैसे लोगों को पता चला कि वो पंजाब पब्लिक स्कूल नामा में पढ़ा है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री, गवर्नर का कि भी हमें बताओ हम क्या कर सकते हैं। फिर पता चला हम पहाड़ से हैं, हिमाचल से, वहाँ के मुख्यमंत्री का फ़ोन, बताइए क्या करना है। यहाँ हरियाणा, क्योंकि हम यहाँ के निवासी हैं, मनोहर लाल जी और लोकसभा इनके स्पीकर अपने ज्ञानचंद गुप्ता वगैरह वगैरह के, मतलब वरिष्ठ नागरिक तीनों स्टेट्स के। हिमाचल ने तो बहुत ज़्यादा किया है उसके लिए। मतलब मेरे गांव, पैतृक गांव जो अनुज का है, देहरा कांगड़ा जिला में, और मैट्रिक गांव जो प्रागपुर है, वो भी नज़दीक है। दोनों में ये हाई मास्ट फ्लैग डेडिकेट किए हैं उसके नाम से। और तकरीबन 12-12.5 लाख का खर्चा एक जगह पे, भाई 25-30 लाख खर्चा किया हमने। और 2021 मान है पूरे देश को, पूरे देश को, अपने समाज को, गांव को,
इनफैक्ट जब वो फ्लैग होस्टिंग हो रही थी तो वहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो बच्चों के साथ आए थे, तो बच्चे बड़े खुश हैं वो सब देख के। तो अगली पीढ़ी के लिए भी एक संदेश है, संदेश। मैसेज और है ये। हाँ, अब जैसे देखिए आप ये झंडा यहाँ लहरा रहे हैं, जैन यहाँ लिख रहे हैं, अगर पूरे गांव में इतना बड़ा झंडा लहरा रहा है तो पहले तो सवाल उठता है ये आज आया कैसे यहाँ पे। जी फिर जाते हैं वो लोग वहाँ देखते हैं, और फिर ऐसे वाले हाई मास्ट डे नाइट फ्लैग तो सदैव उठते रहते हैं ना। तो एक बार झंडा लहरा दिया तो जैसे मैडम कह रही हैं कि झंडे गाड़ दिए, झंडे गाड़ते जी जी। दो था थे तो झंडे गाड़ते उन्होंने। दैट इज रिमार्केबल अचीवमेंट। सलाम है ऐसे परिवारों को। ऐसे ही देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम। जय हिंद।